लेक्चर नंबर 49 पार्ट 2 इंड AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशंस। पिछले लेक्चर में हम लोग 6 स्टेप देखे थे कि कैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन का अकाउंटिंग करते हैं। वी विल आइडेंटिफाई अक्वायरर, डेट ऑफ एक्विजिशन, परचेज कंसिडरेशन, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, उसके बाद नेट कंट्रोलिंग एसेट, उसके बाद गुडविल या गेन ऑन बिजनेस परचेज। ठीक है, तो ये 6 स्टेप में से आइडेंटिफाई अक्वायरर बहुत इजी है, डेट ऑफ एक्विजिशन वो भी बहुत इजी है, लेकिन आइडेंटिफाइंग परचेज कंसिडरेशन दैट इज बिट प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, तो हम लोग परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं वो अब इस लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन का टोटल 5 कंपोनेंट होता है। ठीक है, पहला कंपोनेंट तुमको क्या होगा भाई, परचेज कंसिडरेशन में क्या हो सकता है? हम लोग खरीदने के लिए कैश उसको दे सकते हैं, या कोई एसेट उसको दे सकते हैं, या फिर उसको खरीदने के लिए अपना कंपनी का शेयर्स दे सकते हैं कि हम इतना शेयर्स दे रहे हैं, तुम हमको कंपनी बेच दो। ठीक है, वो शेयर्स के बदले कैश देने की जगह हमको बिजनेस बेच देगा, या फिर उसको हम डिवेंचर दे सकते हैं। अपने दिमाग में तो यही बात आ गई कि परचेज कंसिडरेशन के नाम हम लोग उसको क्या दे सकते हैं, शेयर, बिजनेस या डिवेंचर या कैश या एसेट। ट्रू, वेरी ट्रू। तो जो परचेज कंसिडरेशन का 5 कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट से बन के परचेज कंसिडरेशन बनता है। तो पहला जो दो कंपोनेंट है वो क्या कंपोनेंट है? कैश या फिर एसेट, शेयर या फिर डिवेंचर। ये दोनों 2 कंपोनेंट हो गया। 4 चीज 2 कंपोनेंट बनता है, कैश, एसेट या शेयर या डिवेंचर। ठीक है, कैश या एसेट या शेयर या डिवेंचर का हम लोग क्या लेंगे? हम अपने बुक्स में कैरिंग अमाउंट कुछ और लिख रहे होंगे, क्या अथी का, एसेट का कोई और कैरिंग अमाउंट, जैसे कि हम 100 रुपये पे अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या उसको 100 रुपये पे दे देंगे या फिर क्या? भाई उसको 100 रुपये पे तो नहीं देंगे, वो कैरिंग अमाउंट है मेरा, हम तो उसको फेयर वैल्यू पे देंगे। मेरे बुक से रिकॉर्ड जब डी रिकग्नाइज करेंगे तो कॉस्ट पे करेंगे, कैरिंग अमाउंट पे, लेकिन उसको जो बेचेंगे तो उसका प्राइस तो फेयर वैल्यू होगा। मार्केट में 120 रुपये का बिक रहा है तो हम 120 में बेचेंगे तुमको, अपने बुक्स में 100 पे लिख रहे हो तो उससे हमको क्या मतलब है? ट्रू। तो एसेट जो है वो फेयर वैल्यू पे जाएगा, मतलब फेयर वैल्यू पे हम लोग जो एसेट का फेयर वैल्यू हम लोग लेंगे परचेज कंसिडरेशन के टाइम रिकग्नाइज करने के लिए। कैश तो उसका फेयर वैल्यू ही होगा और एसेट उसका भी फेयर वैल्यू लेना होगा। ये जो दूसरा है शेयर या डिवेंचर, इसका भी कैरिंग कुछ और होगा, लेकिन बेचेंगे तो हम लोग उसको बेचेंगे किस पे? हम लोग फेयर वैल्यू पे बेचेंगे। तो दैट इज व्हाट, जब दोनों जो पहला 2 कंपोनेंट है कैश, एसेट या फिर शेयर, डिवेंचर, ये दोनों का हम लोग लेंगे फेयर वैल्यू। हर वक्त याद रखना, ये दोनों कंपोनेंट का हम लोग लेंगे फेयर वैल्यू। ठीक है, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2। कंपोनेंट 3 को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, अब आ जाओ सीधा कंपोनेंट नंबर 4 पे। ये जो तीनों कंपोनेंट है ना, इसका हम लोगों को लेना होता है फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डे 1, जिस दिन एक्वायर कर रहे हैं उस दिन का फेयर वैल्यू लेंगे। पहला कैश, एसेट, शेयर, डिवेंचर, ये तीसरा भी छोड़ दो, चौथा पे बात करते हैं। ये तीनों का लेकिन हम लोगों को लेना है क्या? फेयर वैल्यू। चौथा क्या है? 4th कंपोनेंट इज डेफर्ड कंसिडरेशन। व्हाट इज डेफर्ड कंसिडरेशन? तुम अगर आओगे पेज नंबर 77 पे तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। 1 अप्रैल 11 को एके लिमिटेड खरीद रहा है बीबी वर्चुअल फॉर परचेज कंसिडरेशन 100 करोड़ रुपया। 100 करोड़ रुपया के लिए 100 करोड़ रुपया दे के दूसरा कंपनी खरीदा रहा है। ठीक है, लेकिन 100 करोड़ हम लोग कैश में दे रहे हैं। ओके, बीबी वर्चुअल का जो नेट एसेट है वो है 250 करोड़। 250 करोड़ का बिजनेस हम लोग खरीद रहे हैं 100 करोड़ में कैश देके। ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि एक और क्लॉज था अग्रीमेंट में कि एके लिमिटेड जो परचेजिंग कंपनी है वो प्रॉमिस कर रहा है कि अगला 2 साल के बाद हमको 200 करोड़ रुपया देंगे। ठीक है, अभी आपको 100 डे 1 जिस दिन खरीद रहे उस दिन 100 करोड़, आज से 2 साल के बाद 200 करोड़, तो टोटल आपको हम देंगे 300 करोड़। आपका बिजनेस तो 250 करोड़ का है। ट्रू, सामने वाला रेडी हो गया। ओके, तो ये जो 200 करोड़ है वो मेरा डेफर्ड कंसिडरेशन है, क्योंकि आज हम नहीं दे रहे हैं, डेफर कर रहे हैं बाद में देने के लिए। परफेक्ट, ओके, वेरी परफेक्ट। लेकिन एक बात बताओ, ये जो 200 करोड़ तो सेकेंड ईयर के एंड पे दे रहे हैं, 2 साल के बाद दे रहे हैं। रिकॉर्ड तो आज हम करेंगे जब हम लोग खरीद रहे हैं, जब हम लोग बिजनेस खरीद रहे हैं, डे 1 अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उस दिन जो 200 करोड़ हम लोग 2 साल के बाद देने वाले उसका भी रिकॉर्डिंग करना होगा। कर दो भाई रिकॉर्डिंग, टू प्रोविजन फॉर आपका क्या कहते हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन, आराम से कर दो और 200 करोड़ लिख दो। 200 करोड़ का ही लिख दे भाई, 200 करोड़ तो 2 साल के बाद देना है ना। 200 करोड़ 2 साल का बाद वैल्यू है उसका, आज उसका वैल्यू क्या होगा? आज उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। 200 करोड़ 2 साल के बाद दे रहे हैं, हमको आज का प्रेजेंट वैल्यू उसका निकालना होगा। तो जब हम लोग रिकग्नाइज करेंगे तो उसका प्रेजेंट वैल्यू पे रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जब भी डिफर्ड कंसिडरेशन होगा, जब बाद में हमको पैसा देना है, तो उसका जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। परफेक्ट, ओके भाई। जब हम लोग खरीदते हैं बिजनेस तो क्या एंट्री देते हैं? बहुत ईजी एंट्री देते हैं भाई। एसेट अकाउंट डेबिट, जो एसेट आया है, टू लाइबिलिटी अकाउंट, क्योंकि जो लाइबिलिटी आया है उस पर टू परचेज कंसिडरेशन, टू कैश या जो भी जो परचेज में दिए हो कंसिडरेशन में वो लिखाएगा।
और दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आएगा, अगर यहाँ डिफरेंस तो गुडविल, यहाँ डिफरेंस तो कैपिटल रिजर्व या फिर जीबीपी। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर एसेट यहाँ लायबिलिटी है तो क्या हम लोग ये दोनों को एक जगह लिख के नेट एसेट लिख सकते हैं? जो अगर एसेट ज़्यादा होगा तो नेट एसेट लिख सकते हैं ना डेबिट में। एसेट 100, लायबिलिटी 20, तो एसेट अकाउंट डेबिट 100, लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट 20। इसकी जगह हम लोग नेट एसेट 80 से लिख सकते हैं, वेरी गुड। तो एंट्री क्या देंगे, नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज कंसिडरेशन, अगर जो भी कैश गया है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बचेगा गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो नॉर्मल एंट्री नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन इस एग्जांपल में कैश दे रहे हैं 100 करोड़ और उसके बाद 200 करोड़ देंगे 2 साल के बाद, तो उसका आज का रिकॉर्डिंग करेंगे एज प्रोविजन फॉर डिफर्ड कंसिडरेशन। लेकिन किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 200 करोड़ का प्रेजेंट वैल्यू जब निकालोगे तो वो आएगा तुम्हारा, यहाँ पे आ रहा है 165 करोड़। तो हम लोग एंट्री क्या देंगे, नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज कंसिडरेशन का पहला पार्ट कैश 100 करोड़, परचेज कंसिडरेशन का दूसरा पार्ट प्रोविजन फॉर डिफर्ड कंसिडरेशन 165 करोड़। बन गया एंट्री। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है गुडविल, तो गुडविल लिख दो, क्लीन खत्म। डे 1 तुम ये एंट्री दे दिया, ओके ब्रो, समझ में आ गया। डे 1 एंट्री हो गया डिफर्ड कंसिडरेशन का। अब जब ईयर एंड पे आओगे तब क्या लिखोगे, क्या लिखेंगे, नेट एसेट आया था तो नेट एसेट बुक में रिकॉर्ड हो गया, गुडविल रिकॉर्ड हो गया, कैश गया तो वो भी रिकॉर्ड हो गया, प्रोविजन में वो रिकॉर्ड कर लिए थे। लेकिन मेरे भाई 2 साल के बाद पेमेंट तो तुमको 200 करोड़ देना है, अभी तो तुम रिकॉर्ड किए 165 करोड़ पे, तो कैसे पेमेंट करोगे 2 साल के बाद? कुछ नहीं करेंगे यार, जो प्रोविजन जो 165 करोड़ का बनाया है ना, उसको बढ़ाते बढ़ाते हम लोग हर साल के एंड पे 200 करोड़ पहुंचा देंगे। और बढ़ाएंगे कैसे, इंटरेस्ट अनवाइंड करके। तो प्रोविजन को अनवाइंड करेंगे हर साल के एंड पे, तो ईयर 1 एंड पे 165 करोड़ का तुम अनवाइंड करोगे, ईयर सेकंड एंड पे फिर से अनवाइंड करोगे, तब तक 200 करोड़ पहुंच जाएगा। और लास्ट में जब पेमेंट देना होगा तो पेमेंट दे देना। पेमेंट का एंट्री क्या होगा, प्रोविजन जो बनाया हुआ था पेमेंट के लिए उसको डेबिट कर देना, क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और टू कैश कर देना, बस बन गया, वेरी इजी। तो जब भी डेफर्ड कंसिडरेशन का बात होगा, जब डेफर्ड कंसिडरेशन देना है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डे 1 और ईयर एंड पे उसको अनवाइंड करेंगे। ठीक है, दिमाग में क्लियर हो गया, वेरी क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो अभी तक 4 कंपोनेंट हम लोग पढ़े, एसेट, लायबिलिटी, एसेट, कैश, और उसके बाद एक मिनट, एसेट, कैश, शेयर डिवेंचर, और ये वाला पार्ट क्या नाम था, ये वाला पार्ट जो पढ़े उसका नाम है हम लोग का डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, ये बोले थे ये 3 चीज जो है इसका फेयर वैल्यू लेना है, और इसका हम लोग डेफर्ड कंसिडरेशन क्या ले रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो 3 का फेयर वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, ओके, वेरी गुड। ये 3 चीज पढ़ चुके हैं, अब ये वाला चीज बचा हुआ है। ये वाला चीज क्या है, इस चीज को कहते हैं हम लोग कंटिंजेंट कंसिडरेशन। ये क्या होता है मेरे भाई, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। अब तुम आओगे पेज नंबर 78 पे, तो वहां देखोगे सर एके लिमिटेड खरीद रहे हैं मुकुल लिमिटेड 100 करोड़ में, कैश दे रहे उसको 100 करोड़ रुपया जिस दिन खरीद रहे हैं। मुकुल लिमिटेड का नेट एसेट है 250 करोड़ डे 1 उसको 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं, लेकिन नेट एसेट 250 करोड़ है। तो एक और कोई क्लॉज होगा क्या, कि आप अगले मतलब 2 साल के बाद हम आपको देंगे 300 करोड़ रुपया। आज आपको 100 करोड़ दे रहे हैं, 2 साल के बाद आपको देंगे 300 करोड़ रुपया। ठीक है, तो भाई तो नॉर्मल वही बात होगा, डिफर्ड कंसिडरेशन वाला नहीं। अभी और सुनो, एक और क्लॉज है, 300 करोड़ तब आपको देंगे जब आप अपना एक टारगेट पूरा करिएगा। जब मुकुल लिमिटेड एक टारगेट पूरा करेगी ना, तभी हम आपको 2 साल के बाद 300 करोड़ रुपया देंगे, अदरवाइज आपको नहीं देंगे पैसा। 100 ही करोड़ में आपका बिजनेस खरीदा जाएगा। कोई टारगेट हो सकता है कि हाँ आप इतना प्रॉफिट कमा के दिखाइए, या आप इतना सेल करके दिखाइए, कोई भी टारगेट हो सकता है। तो ये जो 300 करोड़ रुपया जो देना है हमको 2 साल के बाद, वो इस पे निर्भर है कि क्या हम टारगेट पूरा कर रहे हैं कि नहीं। तो ये कंटीजेंट है, दिस इज कंटीजेंट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द टारगेट। ट्रू, वेरी ट्रू। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको एज अ कंटीजेंट हम लोग करना होगा रिकॉर्डिंग। ओके मेरे भाई, समझ में आ गया। लेकिन एक बात बताओ, इसको 2 साल के बाद देना है तो अपने बुक्स में आज जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है भाई, प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसको देना है कि नहीं देना वो तो कंटीजेंट है। तो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन कितना अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी से हमको उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू भी देखना होगा और प्रोबेबिलिटी भी देखना होगा कि कितना पेमेंट देना पड़ सकता है हमको। दोनों को जब ऐड करोगे उतना अमाउंट से तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा भाई। प्रेजेंट वैल्यू फिर प्रोबेबिलिटी हम कहाँ से लेके आएंगे? क्वेश्चन में तुमको ये दोनों ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ खुद से लिखा होगा कि फेयर वैल्यू ये है कंटीजेंट लायबिलिटी का। ये जो भी लायबिलिटी होगा उसका फेयर वैल्यू तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो बस लिख देना है। यही बोले थे ना, एसेट लायबिलिटी, एसेट कैश, शेयर डिवेंचर, और तीसरा कंपोनेंट था कंटीजेंट कंसिडरेशन।
तीनों का फेयर वैल्यू लेना होता है, डेफर्ड वाला का प्रेजेंट वैल्यू लेना होता है, तो इसका भी फेयर वैल्यू लेना है डे वन का, बस वैसे रिकॉर्ड करना है। एंट्री क्या होगा, नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन में कैश गया 100 करोड़, और जो तुम्हारा ये प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी बनेगा वो जो फेयर वैल्यू बुक में दिया होगा वो लिख देना, बस वेरी गुड। तो ये तो डे वन ट्रांजैक्शन हो गया। फेयर वैल्यू हो सकता है इस क्वेश्चन में तुम रिकॉर्ड किए हो 190 करोड़ पे प्रोविजन, लेकिन तुमको तो 300 करोड़ रुपया देना है, ट्रू। डे वन तुम 190 की हो, अब 190 को 300 पे ले जाना पड़ेगा, लेकिन 300 पे तो तब ले जाओगे ना जब तुम्हारा श्योर हो जाएगा कि हाँ तुमको 300 रुपया देना है, ये तो तब श्योर होगा। लेकिन ये पता कैसे लगेगा, कैसे श्योर होगा, उसके लिए क्या देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। क्वेश्चन में ईयर एंड पे तुमको फिर से फेयर वैल्यू दिया होगा, यही कंटीजेंट लायबिलिटी का। जो डे वन था 190 करोड़, ईयर एंड पे बोल रहा है फेयर वैल्यू हो गया तुम्हारा 240 करोड़, तो बस 240 जो 190 था, 190 से इसको 240 पे पहुंचा दो। तो ये जो तुम्हारा कंटीजेंट लायबिलिटी का जो प्रोविजन बनाए हो उसको तुमको रीमेजर करना है, अनवाइंड नहीं करना है। तुमको क्या करना है, रीमेजर, क्योंकि तुमको नहीं पता है ना कि कितना अनवाइंड होगा, तुमको तुम जो फेयर वैल्यू देगा उसको रीमेजर कर देना। और जब अगर पता चले कि लास्ट में तुमको पेमेंट करना पड़े कि हाँ टारगेट पूरा कर गया, जब पता चल गया कि हाँ ठीक है टारगेट पूरा हो गया, तो उसको पेमेंट दे देना, बात खत्म, वेरी इजी। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखोगे ईयर टू एंड पे 2 आउटकम हो सकता है 2 साल के बाद। ईयर वन एंड पे हम लोग उसको 190 करोड़ पे डे वन किया रिकॉर्ड, 260 करोड़ पे फर्स्ट ईयर के एंड पे रिकॉर्ड किया, लेकिन सेकंड ईयर के एंड पे पता चल रहा है कि वो टारगेट पूरा कर गया। अगर टारगेट पूरा किया तो उसको तो 300 करोड़ देना पड़ेगा, लेकिन अपने बुक्स में तो 260 करोड़ रुपये हम उसको रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो फिर से 40 करोड़ और हमको रिकॉर्ड करना होगा। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, फिर से प्रोविजन बढ़ाएंगे। प्रोविजन कैसे बढ़ाया जाता है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, बढ़ गया प्रोविजन मेरा, बात खत्म, ऐसे रीमेजरमेंट हुआ। और अभी तो पेमेंट देना है क्योंकि वो टारगेट पूरा कर गया, तो पेमेंट करने का क्या तरीका होता है, प्रोविजन को डेबिट कर दो, तो प्रोविजन गया डेबिट में और पेमेंट जाएगा कैश में, टू कैश कर दो, बात खत्म, वेरी इजी। अगर टारगेट पूरा हुआ, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो अपने बुक्स में तो हम 260 करोड़ पे प्रोविजन लिखे हुए थे, तो उसका तो कोई काम नहीं होगा, तो उसको हमको रिवर्स करना होगा। तो रिवर्स कैसे करेंगे, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू कैश। अरे भाई पैसा थोड़ी दे रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो क्योंकि टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो टू P&L करना होगा, अपने बुक्स में चला जाएगा P&L, बस हो गया, इजी, वेरी गुड, इजी, आ गया समझ में, चलो ठीक है। लेकिन ये वाला जो एंट्री की है हम लोग कि रीमेजरमेंट और ये सब छोड़ दो एक मिनट के लिए, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या कर रहे थे कि हम लोग उसको बोलते थे कि अगर टारगेट कंप्लीट करोगे तो तुमको 300 करोड़ कैश देंगे, क्या देंगे, 300 करोड़ कैश। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि हाँ भाई अगर तुम टारगेट पूरा करोगे ना तो तुमको हम 300 करोड़ कैश की जगह, मतलब कैश का कोई बात ही नहीं, हम तुमको देंगे 5 लाख शेयर्स। अगर 2 साल के बाद अगर टारगेट पूरा कर दो तो तुमको 5 लाख शेयर देंगे, कितना का शेयर है वो नहीं पता है, लेकिन 5 लाख शेयर देंगे। तब अकाउंटिंग क्या होगा, नॉर्मल अकाउंटिंग, नेट एसेट टू प्रोविजन टू परचेज कंसिडरेशन, पहला कैश और प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी लिख देंगे। और तुमको तो पता है जो कंटीजेंट लायबिलिटी होता है तो हम लोगों को क्या लेना होता है, फेयर वैल्यू, तो जो फेयर वैल्यू होगा वो लिख देंगे, वेरी गुड, लिख देंगे, वेरी इजी, ठीक है। लेकिन और जब ईयर एंड होगा तो ईयर एंड पे क्या करना होता है कि 190 से 300 करोड़ रुपए ले जाना है उसको, लेकिन पता नहीं कि कितना अनवाइंड करना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, तो कुछ नहीं, वही रीमेजरमेंट करेंगे फेयर वैल्यू के हिसाब से, फेयर वैल्यू देखेंगे कि जितना फेयर वैल्यू है उस पर रीमेजर कर देंगे। लेकिन मेरे भाई जब भी तुम कैश की जगह तुम दे रहे हो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स एज अ तुम्हारा कंटीजेंट कंसिडरेशन, जब भी तुम कंटीजेंट कंसिडरेशन पे ये जो कैश दे रहे हो, तुम कैश की जगह शेयर्स दे रहे हो, तो तुमको ईयर एंड पे रीमेजर करने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई शेयर का दाम ऊपर नीचे होते रहता है, उसका फेयर वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ईयर एंड पे पेमेंट दे देना, बात खत्म। तो वही अपने दिमाग में याद रखना, जब भी कंटीजेंट कंसिडरेशन का बात होता है तो हम लोग पहला बात ये कि फेयर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू ले लेंगे तो डे वन में फेयर वैल्यू लेंगे। लेकिन जब कैश में अगर कंटीजेंट कंसिडरेशन देना है तो ईयर एंड पे रीमेजर करेंगे, लेकिन यही कंटीजेंट कंसिडरेशन अगर शेयर्स में देना है तो हम लोग रीमेजर नहीं करेंगे। ओके, वेरी गुड, आ गया समझ में, परफेक्ट, क्लीन एंड क्लियर, फाइन। अगर इसी का हम अगर समरी दे तुमको तो समरी ये है कि अगर तुम्हारा डेफर्ड कंसिडरेशन और कंटीजेंट कंसिडरेशन इन दोनों का अगर समरी दे तो डेफर्ड कंसिडरेशन का जो प्रोविजन बनेगा डे वन पे कहेंगे उसको प्रोविजन फॉर डेफर्ड कंसिडरेशन, ईयर एंड पे हम लोग इसको अनवाइंड करते हैं क्योंकि हमको पता है कि इतना से इतना हमको लेके जाना है, श्योर है, तो अनवाइंड करते हैं। और ईयर एंड पे हम लोग रिवर्स कर देते हैं प्रोविजन, क्योंकि पेमेंट करना होगा, क्योंकि श्योर है कि कैश में पेमेंट करना है, तो रिवर्स थ्रू कैश हम लोग कर देते हैं। ओके, उसके बाद जब तुम आओगे इसमें सेकेंड वाला में, जिसमें क्या कर रहे हो कि तुम कंटीजेंट कंसिडरेशन दे रहे हो,
तो डे वन क्या रिकॉर्ड करोगे, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट कंसिडरेशन एट द रेट फेयर वैल्यू। ईयर एंड पे क्या करोगे, अनवाइंड नहीं करोगे, क्योंकि तुमको नहीं पता कितना अनवाइंड करना है। अनवाइंड करने के लिए तुमको क्या करना होगा, अनवाइंड ना करके तुमको रीमेजर करना होगा एट द रेट फेयर वैल्यू। और ईयर एंड पे अगर टारगेट पूरा हो गया तो कैश में रिवर्स कर दो, अगर नहीं टारगेट पूरा हुआ तो पीएल में रिवर्स कर दो। ये कब, जब कैश में हम लोग प्रोविजन फॉर कंटीजेंट कंसिडरेशन है, अगर कैश की जगह इक्विटी में दे रहे हैं तो डे वन फेयर वैल्यू पे कर दो, ईयर एंड पे कोई रीमेजरमेंट नहीं, और उसके बाद जब पेमेंट करना है तो पेमेंट, बात खत्म। ठीक है, ओके। एक और बात लास्ट में बोलना है हमको, ये जो कैश वाला बात है ना, कि जब कंटीजेंट कैश में जा रहा है पेमेंट तो हम लोग रीमेजर करते हैं, और जब इक्विटी में जाएगा तो रीमेजर नहीं करते हैं। लेकिन जब इक्विटी का मतलब कि फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी, मेरे क्वेश्चन में 5 लाख शेयर दे रहे थे, श्योर है कि 5 लाख देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी देंगे, हमको पता नहीं कितना देना है, तब हम लोग कैश वाला ही करेंगे, तब रीमेजर करेंगे। जब वेरिएबल इक्विटी है या कैश है तो हम लोग रीमेजर करेंगे, अगर फिक्स्ड इक्विटी है तो रीमेजर नहीं करेंगे। बस यही था। बाय बाय।